तो आप सभी का रेलवे के एक नया सेट में स्वागत है। तो देखिए, इस सेट में हम आज की क्लास में देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि साइंस और जीके मैं सॉल्व कराऊँगा। साइंस के आपको 20 प्रश्न इसमें मिलेंगे और प्लस आपको 10 प्रश्न आपको जीके जीएस के मिलेंगे। तो देखिए, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया आई थी कि हाँ सर, इस जो आपकी विद्या पब्लिकेशन की बुक है, इसे आप सॉल्व कराइए। तो देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और आप सभी के लिए मैं विद्या का जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और मेरा निवेदन एक ही है, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं जितने भी पब्लिकेशन है, मैं आपको ज़रूर सॉल्व कराऊँगा। और देखिए सपोर्ट के तौर पर आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है और क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो देखिए चलते हैं, शुरू करते हैं। और देखिए ये विद्या की जो पुस्तक है ना, अभी देखिए लेटेस्ट आपको आई है। इसमें आपको 2024 के करंट अफेयर मिलेंगे। फ़िलहाल आपके 1 साल या 6 महीने के अंतर तक जितने भी आपके घटनाएँ हैं वो इसमें आपको मिलेंगी। और साइंस के आपको इसमें न्यूमेरिकल के साथ आपको बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो देखिए आपके रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक आपकी रामबाण साबित होने वाली है। मैं एक बार इस बुक को आपका छोटा-सा रिव्यू करा दूँ, फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो देखिए ये बुक है, मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि सर कहाँ से यह प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप देखिए विद्या लेट्स क्रैक एग्ज़ाम की यह बुक है। और देखिए ये उस टाइम की है जब 5696 वैकेंसी आपकी आई थी एएलपी की और 9000 आपका पोस्ट आया था टेक्नीशियन के लिए। ये उसी टाइम की पुस्तक है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एएलपी की भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई है और आपकी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन और आपका सीबीटी 1 के लिए पुस्तक है। और इसमें आपके टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। अभी फ़िलहाल मैं 20 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊँगा और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें 5 प्रीवियस क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, मैं वो भी सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेट नंबर हमारा 1 है, यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं और सभी क्वेश्चन के उत्तर देते जाइएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत जो दे रखा है, यदि इसे जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो देखिए अगर बात करें तो एक यूनिट की जो वैल्यू होती है, देखिए एक यूनिट की जो हमारी वैल्यू होती है, एक यूनिट की एक यूनिट की जो हमारी वैल्यू होती है वह कितनी होती है? तो देखिए 3.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है? तो 10 की पावर हमारा 6 जूल होता है। कितना होता है? 6 जूल होता है। और देखिए अगर 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी? 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, सीधा क्या करेंगे 3.6 को जो है और 10 के पावर 6 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तब देखिए यह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखिए 3.6 10 पे पावर कितना? 10 पे पावर हमारा 6 जूल दे रखा है, तो बराबर यह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर हमारा 8 हो जाएगा। हमारा उत्तर देखिए आ गया 3.6 इंटू 10 के पावर हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूँ, यहाँ से देखिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम मान लेते, देखिए देखिए एम तथा भी हो तब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बहुत बार सूत्र पढ़ा रखा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो देखिए ये होता है 1/2 यानी हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। और देखिए जहाँ आप देख पा रहे होंगे एम बराबर हमारा कितना दे रखा है? 22 किलोग्राम। कितना? 22 किलोग्राम हमारा दे रखा है। 22 किलो बराबर एम बराबर दे रखा है और भी बराबर कितना दे रखा है? तो भी बराबर दे रखा है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब देखिए
अब क्या लगाएंगे, देखिए यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के बराबर हाफ 1/2। एम का मान कितना है, तो एम का मान हमारा 22 है। और देखिए भी यानी देखिए बी का मान हमारा 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम इसे 2 बार 5 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 और 22 गुणे 5 और 5, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 550 हो जाएगा। 22 देखिए 22 का 5 में गुणा हुआ है, फिर हमारा 5 में गुणा हुआ है, तो कितना आ गया हमारा 550 आ गया। अब देखिए इसे 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 एक कम 2, और बच गया हमारा देखिए, फिर देखिए सीधे आ जाएगा क्या, जब 550 को काटेंगे यानी इसका आधा ही हो जाएगा, आधा हो जाएगा कितना, तो 275 इसका आधा हो जाएगा, 275 आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ दे रखा होगा स्क्रीन पे आपको, पहले में ही मिल रहा है 275 जूल हमारा आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है यहीं पे, कह रहा है पृथ्वी पर जब किसी वस्तु पर कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो देखिए विकल्प में दे रखा है आपका 1/5 और 5, 1/6 और डी कह रहा है 6। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। तो देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, देखिए चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है और पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, 1/81 होता है। और व्यास लगभग कितना होता है, तो देखिए व्यास 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 हमारा कितना होता है, तो व्यास कितना होता है, तो व्यास होता है 1/4। कितना होता है, व्यास होता है 1/4। परिणाम स्वरूप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह कितना होता है, 1/6 होता है। यही कारण है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है, और पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है। तो देखिए 6 गुना होता है, विकल्प हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या आधारित नहीं है, तो हमसे नेगेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी और लैक्टोमीटर और आडोमीटर। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है, तो देखिए चौथे का विकल्प हमारा हो जाएगा आडोमीटर। देखिए आडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। शेष सभी जब आपके विकल्प दे रखे हैं, जैसे आपका पनडुब्बी हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया और लैक्टोमीटर हो गया, यह सब जो है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत का है क्या फार्मूला, तो किसी तरल माध्यम से किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। तो विकल्प देखिए हमारा इसमें नहीं पूछ रखा था, तो विकल्प नंबर डी आडोमीटर का जो है आर्किमिडीज सिद्धांत से कोई संबंध नहीं होगा। आगे देखिए कह रहा है कि विद्युत स्विचों को किसके लगाया जाता है। 5 नंबर कह रहा है कि विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है। तो कह रहा है लाइव तार में और भू संपर्क तार में और न्यूट्रल तार में, और विकल्प डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5 का हो जाएगा, अगर बात करें देखिए विकल्प इसमें हो जाएगा लाइव तार में। देखिए विद्युत स्विचों को लाइव तार में लगाया जाता है, फ्यूज को भी लाइव तार में लगाया जाता है, तो विकल्प ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा कि जल की बूंदों से डैश डैश होकर इंद्रधनुष बनती है। तो इंद्रधनुष कैसे बनती है, तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्या, कि प्रकाश का प्रतिबिंबन और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं परावर्तन एवं अपवर्तन और प्रकाश का प्रसार। तो 4 विकल्प दे रखा है। देखिए 6 का करेक्ट हो जाएगा हमारा प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं आपका अपवर्तन। देखिए 6 नंबर की बात करें तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो विकल्प देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है देखिए कि एक वस्तु की किसी अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए। तो देखिए ये हमारे जो है न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है। देखिए मैं इधर छोटा छोटा कर दूं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो देखिए क्या दे रखा है, अगर बात करें
ज्ञात करना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर दे रखा है। -10 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लेंगे कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, मान लेंगे u बराबर क्या हो जाएगा, तो u बराबर हमारा x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v बराबर 4x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर हो जाएगी। तब दर्पण का सूत्र प्रयोग करेंगे। आप लोगों को दर्पण का सूत्र पता है? दर्पण का सूत्र प्रयोग करेंगे तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए दर्पण का सूत्र होता है दर्पण का सूत्र होता है -1/f और बराबर होता है क्या, देखिए बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है देखिए बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है 1/v प्लस 1/u से। अब देखिए ये तो हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। अब देखिए ये हमें क्या करना है, बस सीधे सीधे इन पे मान रख देना है। तो देखिए क्या दे रखा है, हमारा 1/f दे रखा है। 1/f की जगह हम क्या रख देंगे, f की जगह हम रख देंगे 10, f की जगह 10 रख देंगे। बराबर इधर देखिए क्या हो जाएगा, बराबर 1/v दे रखा है। तो देखिए v की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, u की जगह u हमने कितना माना था, तो x माना था, u की जगह हमारा x हो जाएगा। अब देखिए x हो गया, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 4x और x क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 4x, देखिए ऊपर 4x हम क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे और ऊपर हमारा हो जाएगा 4 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हमारा है 1 हमारा -10 है और इधर हमारा कितना आ गया, इधर हमारा आया है 4 1 5 हो जाएगा, ऊपर ऊपर जुड़ेगा 4 1 5 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 4x हमारा नीचे हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करेंगे और देखिए 10 का इधर 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा और नीचे हमारा 4x हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 50/4 हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा। अर्थात अब देखिए इसे जब 4 से 50 में भाग देंगे, देखिए 4 से जब 50 में भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो 12 चौका 48 कितनी बार में जाएगा, 12 चौका 48। देखिए कहीं पे दिख रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमारा 12.5 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए एक एक पॉइंट मैंने आपको बारीकी से बताया है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यही 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है डैश डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। तो विकल्प कह रहा है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, जॉन बाउनिंग ने, सैमुअल कोहन ने और सैमुअल कोल्ट ने। तो देखिए 8 नंबर की बात करें तो विकल्प ए हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। देखिए जे रॉबर्ट हाइपर ने एटम बम का आविष्कार किया था। वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक थे। और सैमुअल कोहन थे, देखिए क्या दे रखा है आपका, सैमुअल कोहन यहाँ दे रखा है विकल्प में सी ऑप्शन में। इन्होंने क्या क्या किया था, तो न्यूट्रॉन बम की खोज की थी। किसने, तो इन्होंने क्या किया था, तो न्यूट्रॉन बम की खोज इन्होंने किया था। और देखिए सैमुअल कोल्ट दे रखा है विकल्प डी में, सैमुअल कोल्ट दे रखा है, इन्होंने क्या किया था, तो रिवाल्वर की खोज की थी। क्या की थी, रिवाल्वर की खोज की थी, जिसे ठाए ठाए मारकर आतंकवादियों को गिराया जाता है। विकल्प देखिए डी और ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। फिर देखिए आपको 9 नंबर क्या दिखाई दे रहा है, तो 9 नंबर फिर आपको क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल ये कह रहा है 9 नंबर कि विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, इसको मैं छोटा करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब दिख रहा होगा आपको, देखिए अगर बात करें तो यहाँ टी बराबर क्या दे रखा है, देखिए टी बराबर यानी समय कितना दे रखा है, तो टी बराबर हमारा दे रखा है
तो टी बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो टी बराबर 10 मिनट दे रखा है, टी बराबर 10 मिनट दे रखा है। और देखिए इसे क्या करेंगे, टी बराबर 10 मिनट दे रखा है, इसे हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे, तो देखिए 10 गुणे 60 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो 600 सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए क्यू बराबर कितना दे रखा है हमारा, क्यू बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो हमारा 300 गुलाम दे रखा है, कितना दे रखा है 300 गुलाम दे रखा है। और हमसे पूछ के आ रहा है, हमें आई का मान पूछ रहा है, किसका, तो आई का मान पूछ रहा है। तो देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, सूत्र होता है क्यू बराबर हमारा आई इंटू टी होता है। यह फार्मूला याद रखिए, यह फार्मूला क्यू अपॉन क्यू बराबर आई इंटू टी। तो कुछ नहीं करना है, तो देखिए क्यू का मान हमारा कितना है, तो क्यू का मान हमारा 300 है, और आई हमें ज्ञात करना है। और देखिए टी का हमारा कितना दे रखा है, टी तो हमारा हमने निकाला है 600 सेकेंड, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड। अब देखिए आई को इधर लाएंगे, तब देखिए 300 तो हमारा इधर ऊपर चला जाएगा, और 600 इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका जो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। देखिए किस विकल्प में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर पहले में ही हमारा दे रखा है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि कह रहा व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि धारा के निम्न मानों और धारा के उच्च मानों के लिए, और बी ऑप्शन कह रहा है धारा के उच्च मानों के लिए, सी विकल्प कह रहा है वोल्टता के निम्न मानों के लिए, और डी विकल्प कह रहा है कि प्रतिरोध मानों के लिए। तो देखिए 10वें का बात करें, विकल्प डी हो जाएगा प्रतिरोध मानों के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए परिशुद्ध विधि है, विकल्प डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश डैश कहा जाता है। तो विकल्प 4 दे रखा है, कह रहा कि कोलाइड है, विखंडन है, निलंबन है, और आपका विलयन है। तो देखिए 11 ऑप्शन की बात करें तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे विलयन कहते हैं। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों को सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है, विकल्प हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। तो मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, तो देखिए यहाँ आपको 4 विकल्प देख पा रहे होंगे आप। तो विकल्प ए हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक जो है मानव का जो है पीएच आपका होता है, यानी क्षारता। देखिए पीएच मान पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त करने का पैमाना है। इसका मान हाइड्रोजन आयन जो होता है वह आपका एच पे प्लस आयन होता है, और सांद्रण के व्युत्क्रम लघुकण के बराबर होता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है, कितना, देखिए प्रत्येक पीएच का मान आपका होता है 0 से 14 के बीच आपका होता है, इससे ऊपर नहीं होता है, ना ही इससे नीचे होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, कितना, जिस पदार्थ का मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है वह क्या होते हैं, तो वह आपके अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, वह आपके अम्लीय अम्लीय होते हैं। और जिस पदार्थ का मान 7 से अधिक होता है, किससे, 7 से अधिक होता है, वह क्या होते हैं, तो वह क्षारीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हर तरह के एग्जाम में ऐसा आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। ये तो आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपका फैक्ट बता रहा हूँ। और देखिए मानव शरीर के जीवित रहने के लिए एक नियंत्रित पीएच स्तर जो होता है, मानव शरीर का देखिए जीवित रहने के लिए 7.0 से 7.8 तक है आवश्यकता होती है। और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है, देखिए मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 होता है, और 5.5 से 7 पॉइंट आपका 5 के बीच होता है। और मानव लार का पीएच मान, यही देखिए लार का पीएच मान कितना होता है, किसका, तो लार का, देखिए लार का पीएच मान कितना होता है, ये होता है आपका 6.5 से और 7.5 तक। और मानव रक्त का यानी ब्लड का कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए 7.3 से 7.5 होता है। ये सब फैक्ट लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, रेलवे की छोड़ दीजिए, रेलवे में तो आपका पूछा ही जाएगा,
और कोई भी एसएससी से लेकर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यह फैक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसे कहीं लिख लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न है ना। कह रहा है कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ, यह सुझाव किसने दिया। तो विकल्प कह रहा है कि मरे ने, डार्विन ने, हाल्डेन ने और मेंडल ने। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाल्डेन ने। हाल्डेन ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से मिलकर बना होता है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें नेगेटिव बताना है। क्या बताना है, हमें नेगेटिव बताना है, नेगेटिव चुनना है। तो देखिए आप लोग क्या करना है, पॉजिटिव पूछ रहा है तो आपको इस तरह से पॉजिटिव मार्क कर लेना है, नहीं तो नेगेटिव पूछ रहा है तो आपको इस तरह से नेगेटिव लिख लेना है। कभी कभी हमें पॉजिटिव पूछता है तो हम नेगेटिव चुन लेते हैं और नेगेटिव पूछता है तो हम पॉजिटिव चुन लेते हैं, तो यह भूल आपको नहीं करनी है। और देखिए एग्ज़ाम में बिल्कुल शांत दिमाग से रहना है। और देखिए प्रश्न में ही उत्तर दिया रहता है, प्रश्न आप समझ गए तो आप उत्तर आसानी से ढूंढ लेंगे। प्रश्न कभी हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना है, ना ही उसे जल्दबाजी में करना है। देखिए क्या कह रहा है, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमने नेगेटिव लगा दिया। तो देखिए विकल्प कह रहा है कि सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जाता है। तो देखिए ये तो हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यही बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होती हैं। देखिए बी ऑप्शन ही हमारा क्या है, सत्य नहीं है। यही बी ऑप्शन हमारा सत्य नहीं है। देखिए वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वह धातु कहलाते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, सोडियम जिसे Na से डिनोट करते हैं, और पोटेशियम हो गया जो कि आपका K से इसे करते हैं, और आयरन हो गया जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, और कॉपर हो गया जिसे हम Cu से जो है दर्शाते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें हथौड़ों से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सर्वाधिक आपके आघात वर्धीय धातुएं हैं। सभी धातुएं चमत्कार होती हैं, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। और देखिए और पारे को छोड़कर तरल और मुलायम नहीं होती हैं बल्कि यह ठोस होती हैं। तो विकल्प बी हमारा यही कह रहा था कि हमें नेगेटिव बताना था, तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है फिर हमारा शायद न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है, कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसका द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए पोटेशियम यानी के का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना, देखिए थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूं। देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी पोटेशियम यानी के का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। और देखिए इसका द्रव्यमान संख्या क्या, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 39 होता है। यहाँ दे रखा होगा, देखिए परमाणु संख्या 19 है और आपका द्रव्यमान संख्या 39 दे रखा है। अब इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन क्या, तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, किसकी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए क्या कुछ नहीं करना है आपको, 39 में से माइनस क्या कर देना है, 19, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए 20 आ गया तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अगर देखिए द्रव्यमान संख्या निकालनी है ना आपको, तो द्रव्यमान संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, प्रोटॉन प्लस आपको न्यूट्रॉन कर देना है। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान प्लस आपको क्या कर देना है, प्लस नहीं करना है आपको, माइनस कर देना है प्रोटॉन। अब देखिए निकल गया ना हमारा, देखिए विकल्प ए में हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर कह रहा है कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए कह रहा है OH माइनस आयन सांद्रता में कमी, H प्लस आयन सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन सांद्रता में कमी, और OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, OH माइनस जो है सांद्रता में वृद्धि। देखिए अगर बात करें किसी भी विलयन का पीएच मान एक संख्या है
जो कि विलयन की अम्लता और क्षारता को दर्शाता है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन यानी आपका H+ आयन के विक्षोभ के लघुगणक के बराबर होता है और पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि का जो होता है आपका OH- आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है निम्न में से प्रति अम्ल के संघटन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प कह रहा है कि साधारण नमक का, कैल्शियम सल्फेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का। तो देखिए विकल्प बात करें तो हमारा इसमें हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। और इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो देखिए होता है NaHCO3, यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। और देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्ल के संघटक के रूप में त्वचा रोगों के दवा बनाने में और अग्निशमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए खाने के सोडे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और त्वचा के जो रोग हो गए उसकी दवा बनाने के लिए और अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक चींटी के डंक में अम्ल होता है। देखिए चींटी जब काटती है तो उसमें अम्ल होता है, तभी वो आपका जो है खुजली टाइप आपका जलन टाइप होता है और दर्द भी होता है। तो देखिए विकल्प कह रहा है कि मेथाइन अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है और साइट्रिक अम्ल होता है। देखिए अगर बात करें 18 नंबर विकल्प की तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथाइनिक अम्ल हो जाएगा। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल क्या, तो देखिए फार्मिक अम्ल जिसे क्या कहते हैं, जिसे मिथाइनिक अम्ल भी कहते हैं, यह पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियाँ, शहद की मक्खियाँ, देखिए जैसे लाल चींटियाँ हो गईं और शहद बनाने वाली मक्खियाँ हो गईं, बिच्छू हो गए और बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इस अम्ल का उपयोग रबड़ बनाने में और रंगाई करने में, चमड़ा उद्योग में और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। देखिए एक प्रश्न से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जा रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपका न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि यदि एक गैसीय निकाय को 110 जूल की ऊष्मा दी गई हो और आंतरिक ऊर्जा 40 जूल है तो इसमें किया गया बाह्य कार्य क्या होगा। बाहरी कार्य आपसे पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूं और इधर कर दूं, होगा कि नहीं होगा। देखिए नहीं होगा, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे आपका क्यू प्लस कितना दे रखा है 110 आपका जूल दिया है। तब देखिए यहीं पे आपका डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 40 जूल हो जाएगा। अब देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, तो क्यू बराबर क्या होता है आपका डेल्टा यू होता है और प्लस क्या होता है आपका डब्लू होता है। कुछ नहीं करना, इसी पे मान रख देना है। तो देखिए इसी पे मान रखेंगे, कितना है आपका 110 बराबर 40 और प्लस आपका डब्लू। अब देखिए डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा आपका 70 जूल हो जाएगा, 70 जूल हो जाएगा। देखिए 70 जूल हमारा विकल्प नंबर बी में दे रखा है। आगे देखिए कह रहा है 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है आसमान परिच्छेद वाले धातु को एक चालक में एक स्थायी वैद्युत धारा बहती है। चालक की लंबाई के अनुदित स्थित राशि या राशियां हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, विकल्प मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, कह रहा है क्या, कह रहा है कि केवल विद्युत धारा, केवल अनुगमन चाल और विद्युत धारा तथा अग्नुमन चाल, वैद्युत धारा और वैद्युत क्षेत्र तथा अग्नुमन चाल। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन चाल। देखिए 20 नंबर है ना। देखिए क्या होता है आई बराबर हमारा क्या होता है, आई बराबर होता है NE ओ ए भी और डी से। तब देखिए क्या होता है आपका एक सूत्र होता है, थोड़ा सा इसका फार्मूला मुझे नहीं पता। देखिए आपका होता है ये ई और अपॉन में होता है आई अपॉन में एन और ई आपका यह सूत्र होता है अनुदिश स्थित राशियों का। देखिए विद्युत धारा तथा अग्नुमन चाल का, विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते 20 हमारे कंप्लीट हो गए, 20 नंबर साइंस के हमारे कंप्लीट हो गए, साइंस के हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम किस पे, अब चलते हैं हम जीके जीएस पर।
जीके जीएस देखिए एक बार आपको क्लास कैसी लगेगी। जीएस एक बार देखिए कैसा आपको लग रहा है। ये कह रहा है कि देखिए किस नंबर प्रश्न है। कह रहा भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड आपका लागू है। तो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और मिजोरम, नागालैंड और गोवा। तो देखिए 21 नंबर की बात करें तो देखिए आपका गोवा में कहाँ पे, गोवा में अनुच्छेद 44 के अनुसार किसमें, आर्टिकल आपके 44 के अनुसार राज्य सारे देश के एक समान दीवानी तथा फौजीदारी कानून बनाने का यत्न करेगा, किंतु गोवा को छोड़कर भारत किसी भी राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया है। तो ऐसा गोवा ही है जहाँ पे आपका कॉमन सिविल कोड आपका लागू हुआ है, वह भी किसके तहत, तो आर्टिकल 44 के तहत। आगे देखिए कह रहा 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो देखिए कह रहा ऑप्शन में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और आराम शाह। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, कमेंट में बताइए। देखिए आपको 30 प्रश्न तो मैं करा रहा हूँ, आप कितने एक्टिव हैं आपके ऊपर है। देखिए सिलेक्शन लेना है तो आप कितने जो है ईमानदार हैं, आप कितना तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप कितना तैयारी कर रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस आपको यह बताना है कि आपको, देखिए आपको बताना है 30 प्रश्न मैं करा रहा हूँ जिसमें मैंने 20 साइंस के कराया और 10 मैं आपको जीके के करा रहा हूँ। आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। आप अगर एक्टिव हैं और आप अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि 30 में आपका स्कोर क्या रहा। तभी तो आप जो है जब पेपर में आप बैठेंगे, जैसे देखिए यह जो आपका देखिए प्रैक्टिस सेट, इसको मत समझिए, इसको यह समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपका स्कोर क्या आ रहा है। आप यहीं से एग्ज़ाम में देखिए, अगर आप किसी कहीं भी आप पढ़ रहे हों, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हों, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे खुद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों, तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आप मान लीजिए 30 प्रश्न या आप 100 प्रश्न कर रहे हैं तो आपका उसको इसमें स्कोर क्या रहा है। देखिए इस तरह से आप जब देखिए किसी चीज़ को एग्ज़ाम की तरह पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मैं 30 प्रश्न करा रहा हूँ साइंस और जीके मिलाकर, तो आप कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी 100% आपकी ओके है। और देखिए अगर आप फिर भी नहीं आ रहा है तो अभी देखिए एग्ज़ाम में अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि आप तक कब तक एग्ज़ाम होगा। यह मान के चलिए कि आपका तो दिवाली तक ही आपका एग्ज़ाम हो सकता है, उससे पहले तो आपका एग्ज़ाम आने का कोई चांस नहीं है। तो देखिए बस आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। बस आपको क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। क्यों, देखिए कारण है इसका कि देखिए मैं तरह तरह के आपको पब्लिकेशन सॉल्व करा रहा हूँ और इसमें देखिए पीडीएफ बनाने से लेकर और बुक का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो बस आपको इतना ही करना है, एक लाइक करके कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। तो हम किस पे थे, 22 नंबर प्रश्न पे। तो देखिए 22 का सी हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए सल्तनत काल की राजधानी 1210 में 1210 ईस्वी में बनी थी। इस दौरान मामूलिक गुलाम वंश ने इस पर शासन किया। इस क्रम में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी ने उसे गवर्नर बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो था वह शासक बना। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके वह दिल्ली लाया था। तो देखिए विकल्प सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। कह रहा आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में। तो कोयला क्षेत्र का भंडार पूछ रहा है तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में। भारत में सर्वाधिक बड़े कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। यह राज्य पहले बिहार और राज्य का हिस्सा था। देखिए झारखंड जो है वह कभी बिहार का राज्य हुआ करता था, यह बिहार का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ झरिया, बोकारो, गिरडीहा, रामगढ़ आदि क्षेत्र कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और यही 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से शुरू या आरंभ हुई। तो विकल्प कह रहा है वर्ष 1950 से और वर्ष 1954 से, वर्ष 1957 से और वर्ष 1960 से। तो क्या पूछ रहा है, दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई, मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई। तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1957 में।
देखिए भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1 अप्रैल कब, देखिए 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि 1957 में ही देश में द्वितीय आम चुनाव भी हुए थे। तो विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रणाली पद्धति लागू हुई। आगे देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो देखिए कह रहा है कि सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और जनरल डायर। देखिए 25 का ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 1773। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और अपने कार्यकाल के पश्चात वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था। तो विकल्प ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया गया। कह रहा है कि गोरखपुर, करंट से क्वेश्चन है, और बस्ती, अयोध्या और महाराजगंज। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो विकल्प बी हो जाएगा बस्ती में। और देखिए वो बस्ती कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती ज़िला है। बस्ती ज़िला जो कि आपका गोंडा के पास पड़ता है। गोंडा और संत कबीर नगर के आपके बीच में ही पड़ता है बस्ती ज़िला। और देखिए बस्ती ज़िले में 20 दिसंबर कब, तो देखिए 20 दिसंबर 2023 को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना है। आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में 15 दिसंबर 2023 को किसने पदभार संभाला है। तो कह रहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, भजन लाल शर्मा, सचिन पायलट और बालकनाथ। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में शपथ लिया है तो वह कौन है। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो विकल्प बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भजन लाल शर्मा। देखिए अगर बात करें तो सीगानेर सीट से विधायक भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। इनके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंदा भैरव को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखिए रेलवे में आपके मंत्री और उप मुख्यमंत्री और आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा जाता है। तो देखिए प्रेमचंद कौन, तो प्रेमचंद और कौन है, तो आपकी दिया कुमारी। दिया कुमार इनको क्या बनाया गया है, तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद कर लेना है। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। तो कह रहा है कि श्वेता शारदा, फातिमा बानो और सेनिस प्लासियोस और बोनी ग्रेवियल। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम हासिल किया है, तो 28 का विकल्प सी हो जाएगा, सेनियस प्लासियोस। देखिए बात करें मध्य अमेरिकी देश का निगरगुआ के सेनिस पोलोसियस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। 23 वर्षीय, कितनी साल की हैं ये, तो 23 वर्ष की हैं आपके पोलोसियस। मेंटल हेल्थ एक्टिवेट हैं। इस प्रतियोगिता में मिस थाईलैंड एनवेनिया पेसियल्ड पहली रनर अप, मिस इंडिया पोरियार विल्सन दूसरी रनर अप रही हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, वहीं 29 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब से सम्मानित किया गया है। तो कह रहा है कि माड़ा और धरोड़ा, परागपुर और किला रायपुर। तो 29 की बात करें तो आपका है धारडो। देखिए अगर बात करें, देखिए संयुक्त राज्य विश्व संगठन द्वारा यानी UNW द्वारा गुजरात के धोरडा, ये कौन सा है, तो देखिए गुजरात में आपका धोरडा गांव स्थित है। और
गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया है। समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में 2023 का पुरस्कार समारोह में इस समारोह में धोडा को यह खिताब जीता गया है। और देखिए लास्ट प्रश्न है और फिर हम क्लास समाप्त करेंगे। कह रहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। लेटेस्ट आप देख पा रहे होंगे 2024 का ही आपका करंट है और इस करंट अफेयर से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी यह लेटेस्ट विद्या की यह बुक है। क्या पूछ रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 66वां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां संविधान दिवस मनाया है। स्थापना दिवस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन रक्षा मंत्रालय का विंग है, जिसका लक्ष्य है भारत को आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना। तो विकल्प देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यह 30 नंबर प्रश्न है और आपको कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और एक लाइक ज़रूर करके जाएं। और अगर आपका कोई डाउट है या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे। अब देखिए मैं स्टेप बाय मैं बता दूं। देखिए साइंस प्लस आपकी जी के एक वीडियो में चलेगी और रीजनिंग जो आपकी चलेगी वह आपकी एक वीडियो में चलेगी और मैथ भी आपकी चलेगी सिंगल जो है वह भी आपकी एक वीडियो में मिलेगी। यानी एक सेट से आपको 3 क्लासें मैं प्रोवाइड कराऊंगा थोड़े थोड़े समय में, क्योंकि देखिए आपको समझ भी आए। तो इस तरह से आपको ज़रूरी है कि आपको देखिए एक ही सेट के आपको 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें एक पहले सेट में आपको साइंस और जीके मिलेगा और दूसरे सेट में आपको रीजनिंग मिलेगा और तीसरे सेट में आपको मैथ मैं लाऊँगा।